उन्नति है। मुझे एक्चुअली आज के डिस्कशन के लिए क्वेश्चन पूछना है। जैसे हम फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो उसमें जैसे हमें रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जब पूछते हैं फिजियोथेरेपी एक्चुअली होता क्या है और उसमें क्या चीज़ें होती हैं, हम क्या करते हैं, तो हम किस तरह एक्सप्लेन करें उन्हें। देखो, एज ए प्रोफेशनल हमें सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी के बारे में बतानी चाहिए कि बेसिक है क्या। फिजियोथेरेपी का जो बिल्कुल लिटरल मीनिंग है कि एनी ट्रीटमेंट बाय फिजिकल मीन्स, लेकिन अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई है। एनी फिजिकल चीज के जगह पर ना अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो फिजिकल चीजें क्या होती है। देखो, उसमें मैनुअल थेरेपी भी है, कुछ टेक्निक्स भी है, मशीन्स भी हैं, उसके साथ साथ में आपके मेडिकल साइंस में मेडिसिन भी है जो अब फिजियोथेरेपी का पार्ट बन चुका है या बनने वाला है। अब जैसे पूरा इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में आप उनको नहीं बता सकते, लेकिन आप मशीनों के बारे में बता सकते हैं, उनके तरीके जो है काम करने के वो बता सकते हैं। जैसे आप क्रायोथेरेपी के बारे में जानते हैं, पेशेंट को क्रायोथेरेपी के बारे में बताएं, वो भी एक फिजिकल मीन्स है। देखो, फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल है ना वो बहुत ही ह्यूज है। और मेडिकल ब्रांच में मेडिकल साइंस के जितने भी ब्रांच हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो, न्यूरोलॉजी हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो ऑर्थोप्लास्टी क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स को रिप्लेसमेंट करते हैं ना, उसको ऑर्थोप्लास्टी बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ज्वाइंट इसे बोलते हैं। इसमें तो बहुत बड़ा रोल है ना। प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी होती है, पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी होती है, रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी होती है, साइकोलॉजी फिजियोथेरेपी। आजकल ना फिजियोथेरेपिस्ट का रोल साइकोलॉजी में भी है, ठीक है ना। आपके मूवमेंट डिसऑर्डर्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये जरा ध्यान से सोचो कि हम पेशेंट को कैसे बताएं कि आपका ये जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स है, जो आपका न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, आपका ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है, आपका जेनेटिक भी हो सकता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जेनेटिक्स होती है। तो इस तरह से पेशेंट को बताने की जरूरत है कि मेडिसिन के हर ब्रांच में फिजियोथेरेपी का रोल है, आईसीयू से लेकर सीसीयू से लेकर वार्ड से लेकर ओपीडी तक। और यहां पर 1-to-1 पेशेंट से हम कांटेक्ट में होते हैं। 1-to-1 का मतलब है कि हम सीधे सीधे पेशेंट को अप्रोच करते हैं। तो हमारे लिए जो जिम्मेवारी है ना फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बढ़ जाती है। तो इतने बताने के बाद पेशेंट को कम से कम इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं करवाते, एक्सरसाइजेज करवाने के पीछे का जो मेन मोटिव है, जो तरीका है, वो क्या है। अभी तक तो एक साधारण आदमी का सोचता है फिजियोथेरेपी का मतलब है कि गए जी और थोड़ा सा सेक दे दिया, हीट लगा दी, मशीनें लगा दी। लेकिन उसके पीछे का साइंस समझाना बहुत जरूरी है कि वो साइंस क्या है, जब हम किसी को ट्रेन करते हैं तो, ठीक है ना। लोगों को बड़ा मिथ है कि जो फिजियोथेरेपी होते हैं वो मसाज वाले होते हैं, मतलब बहुत बुरी तरह से बोलते हैं तुम तो कहते हो तो मसाज ही करते हो, तो उसको बहुत गलत तरीके लेते हैं। देखो, अभी कोई अगर बोले कि मसाज करते हो तो उसको बिल्कुल टोकने की जरूरत नहीं है। मतलब है एकाएक से उसको आप हटा नहीं सकते कि हाँ मसाज नहीं करते। मसाज जो भी हम करते हैं ना वो साइंटिफिक मसाज होती है। इट्स ए पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। उस साइंटिफिक वे को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप अगर किसी को सूजन आती है, एक सिंपल से एग्जांपल उसको दे दो कि आपके हाथों में सूजन आई और आपसे वो सूजन नहीं कम हो रही, लेकिन अगर मैंने वो सूजन कम करने के तरीके आपको बता दिए तो वो सूजन सिर्फ अगले 3 घंटे 4 घंटे में ही कम हो जाएगी। तो एक ट्रीटमेंट हो गया पेशेंट का, क्योंकि अगर सूजन होगा तो वाटर कलेक्शन होगी, वाटर कलेक्शन होगी तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो देयर चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉट। एक बार ब्लड क्लॉट हो गया तो वहां पर सप्लाई परमानेंटली बंद हो जाएगी, एरिया गैंग्रीन में चला जाएगा। वो क्लॉट्स अगर वहां से निकल करके बाहर आते हैं, आपके सर्कुलेशन में आते हैं, और उसने अगर ब्रेन के किसी पार्ट को अफेक्ट कर दिया, वहां पर जाकर वो फंस गया, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको हार्ट फेलियर हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर उसी तरह के सिम्टम्स आपके बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। अब इतने अगर आपने बता दिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि मसाज का क्या इंपॉर्टेंस है। जो आप बोलते हैं मालिश या मसाज, उसको बिल्कुल डिनाई करने की जरूरत नहीं है। अगर डिनाई आप करेंगे तो उस आदमी को आप समझा ही नहीं पाएंगे आप
फ्यूचर में कभी या उस समय कि इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। और उसका सिंपल सा एग्जांपल ये देना है कि आपके पैर में या शरीर में या आपके घर में किसी के गोड्डे में या फुट में या हाथों में सूजन है, आप उस सूजन को कैसे कम करेंगे। क्या आपको पता है कि इसको मालिश से कैसे सूजन से को कम करते हैं, या एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या तरीका होता है सूजन को कम करने का। जैसे एलिवेशन हम करते हैं, एलिवेशन का कॉन्सेप्ट उनको बताना है। एलिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, हाथ या पैर को ऊपर उठाया जाता है। लेकिन मैं बोलूं कि ये ऊपर उठाना सिर्फ साधारण आदमी की भाषा में है। एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या बोलेगा, अपने हार्ट लेवल से 1.5 फीट ऊपर आपने हाथ को 2 फीट उठाया और साथ में सर को भी 2 फीट उठा दिया। इसका मतलब है कि आपकी लिम्ब एलिवेशन नहीं हुई। अभी तक तो नहीं जानते होंगे ये बात। हार्ट लेवल से 1.5 फीट ऊपर, ये हार्ट लेवल है, 1.5 फीट है। इसका मतलब है कि यहां से हार्ट यहां तक, हेड तक पंप कर रहा है, जो इजीली पंप करके पहुंचा सकता है, क्योंकि आपको हार्ट को अपने सर में भी तो ब्लड को सप्लाई देनी है। तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस होती है ना, ये लगभग 1.5 फुट के आसपास की है, 1 फुट के आसपास की है। तो जब इस एरिया से आप 1.5 से 2 फीट ऊपर जाएंगे ना, तो हार्ट का प्रेशर कम हो जाता है, अगेंस्ट ग्रेविटी वो कम काम करता है, तो जो बैक फ्लो है वो बढ़ जाता है। लिम्ब एलिवेशन से क्या होता है कि आपकी ड्रेनेज ज्यादा होती है। हार्ट पंप तो कर देता है आपके लिम्ब्स में, लेकिन बैक फ्लो कम होने के कारण से कलेक्शन ज्यादा हो जाती है, इसलिए सूजन वहां पर रुक जाती है। सूजन के और भी कारण होते हैं, लोकल इंजरी भी हो जाती है, आपको चोट भी लग गया, या फिर लोकल पैथोलॉजी होती है, गैंग्रीन होती है, सर्कुलेटरी फ्लो में दिक्कत आ गई, आपकी आर्टरी वेन्स खराब हो गए, वेन्स के वॉल्व खराब हो गए, ये सब कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सालनी, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे लिए, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जरूरी है। कई बार पेशेंट्स मतलब ऐसे सोच रहते हैं कि ठीक है फिजियोथेरेपी है, हमने ये मतलब बेसिक ये चीज़ें कर दी है कि अल्ट्रासोनिक कर दिया, मशीन लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, एक दो एक्सरसाइज लगा दी, तो वो उस चीज़ को ना ऐसे लेते हैं कि ठीक है ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं एक्सरसाइजेस, तो ये सारी चीज़ें, तो लाइक उनको किस तरह से हम एक्सप्लेन करें कि जो आप कर रहे हैं वो किस वे में हो सकता है और जो हम कर रहे हैं वो किस वे में हो सकता है। मतलब वो डिफरेंस उनको कैसे समझाएं कि एक क्लिनिक में आने के बाद या एक फिजियो से, प्रोफेशनल से ट्रीटमेंट लेने के बाद करने वाली जो चीज़ है वो क्या डिफरेंट है, और जो वो खुद से करेंगे वो क्या डिफरेंट है, मतलब क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम टाइम ये पेशेंट जब नहीं ठीक होता और वो अलग अलग लोगों से ट्रीटमेंट लेता है और उसको हर जगह पर सेम ट्रीटमेंट मिलती है, तो पेशेंट को सबसे पहले सीधी सीधी समझाने की जरूरत है कि इसमें कुछ भी आपको नया नहीं मिल रहा, क्योंकि आप डायग्नोसिस आपकी हुई पड़ी है, आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हर थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट को ही चेंज कर दे। कोई भी ट्रीटमेंट तब दिया जाता है जब आप डायग्नोस्ड हैं, जब आपकी डायग्नोसिस लोअर बैक पेन है और पीआईवीडी है, तो हम मशीनों को या फिर टेक्निक को कितना चेंज करेंगे, उसकी भी एक लिमिटेशन है। इसको समझाना बहुत जरूरी है पेशेंट को, क्योंकि आपकी डायग्नोसिस हो चुकी है और जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है इसको ज्यादा छेड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। चेंज कहां कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं आपके बॉडी में हीलिंग पावर को चेंज कर सकते हैं, जो ड्यूरेशन है इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं ठीक हो रहे हैं तो किसी कारण से आपकी बीमारी किसी और चीज के कारण से अफेक्टेड हो रही है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं डायबिटीज का। किसी को इंजरी हुई और हील ही नहीं हो रहा, और हील करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं, आइसिंग करते हैं, उसकी बैंडेजिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। अब ये पेशेंट बोले कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, आप तो यही काम रोज से कर रहे हो या महीने से कर रहे हो, और ये बोलने के बाद कोई उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को चेंज कर दे तो क्या करेगा? चेंज करके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो फॉल्ट उसके शरीर में है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण से उसका हीलिंग पावर खत्म हो चुका है। अब उस पेशेंट को समझाने की जरूरत है कि इस ट्रीटमेंट को चेंज नहीं कर सकते हम। आपके शरीर में नुक्स है, अगर आपके कुछ चेंज करना है तो अपने शरीर के हीलिंग पावर को आप बढ़ाएं, आप हेल्दी फूड लें, आप हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहें, हाइजीन मेंटेन करें, आपकी जो जख्म है इसको, इसकी हाइजीन को मेंटेन करें, इससे फर्क पड़ता है।
क्योंकि हम इसको समझा नहीं पाते पेशेंट को, और हम डायरेक्टली चले आते हैं किसी और पार्ट पर, चले आते हैं हम डायग्नोसिस पर, और चले आते हैं कि यही ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो 1 महीने से। आपकी अगर डायग्नोसिस ही है लो बैक पेन या सर्वाइकल पेन, तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने इसको 1 साल में खराब किया है, तो इसको ठीक होने में आप खुद ही बता दो कितना दिन लगेगा। 2 दिन में तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि आपने 365 दिन में इसको खराब किया है। किसी को तकलीफ पिछले 10 साल से गोड्डे में है, और वो बोलता है आकर के हमें कि आप 10 दिन से ही कर रहे हो, तो उसको बताने की जरूरत है कि आपने इसको 10 साल में खराब किया है। हम इसमें अगर कितने भी अच्छा ट्रीटमेंट देंगे ना, और ट्रीटमेंट हम घंटे से ज्यादा दे नहीं सकते, आप पूरे दिन में 2 बार आ नहीं सकते, आप घर जाकर के क्या क्या करते हैं इसको फॉलो अप कर लें पेशेंट को। पेशेंट होता है अपने लेवल पर काफी तकलीफ में होता है वो, और उसको जल्दी होती है अपने आप को ठीक करने के लिए, तो वो अपने हिसाब से तो बहुत सारे बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस तो रखेंगे, लेकिन अगर उसको आपको ठीक करना है ना, तो पेशेंट अपने लेवल पर क्या कोशिश कर रहा है, इसको आप लिख करके लाने के लिए बोलें कि तुम सुबह उठते कितने बजे हो, तुम सोते कितने बजे हो, और उठने और सोने के बीच का जो टाइम है तुम्हारे पास में 12 से 14 घंटे का, इस 12 से 14 घंटे में तुम करते क्या क्या हो। अगर ये पता चल जाए ना, तो उस पेशेंट को ठीक करना काफी बेहतर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, वो पेशेंट भी समझ जाएगा कि ठीक होने का दरवाजा सिर्फ हॉस्पिटल और क्लिनिक नहीं है, डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। वो ठीक होने का तरीका उसके घर से ही स्टार्ट होता है। हम सिर्फ स्पीड को कर देते हैं, या फिर उन चीजों को ठीक कर देते हैं जहां पर आप अनअवेयर है, अवेयरनेस है ही नहीं कि आपको कैसे इसको ठीक करना है, या फिर आप वहां तक फैसिलिटी ले नहीं पा रहे, आपको घर में कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, आपके पास में पैसे हैं तो पैसे खर्च करके आपने ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से ले लिया। ये सब तरीके हैं जहां पर पेशेंट, इसलिए पेशेंट की रिव्यू और काउंसलिंग इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। रिव्यू जब तक नहीं करोगे, जब तक उसकी साइकोलॉजिकली काउंसलिंग नहीं करोगे, पूरी दुनिया में पेशेंट की ना एक अलग डिपार्टमेंट है जो हर पेशेंट को उससे गुजरना पड़ता है, वो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। और स्पेशली फिजिकल मेडिसिन में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर बीमारियां स्टार्ट होती ही है मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस से, और मेंटल स्ट्रेस इज मोर डेंजरस देन फिजिकल स्ट्रेस, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेस हुआ वो दिख जाता है, मेंटल स्ट्रेस हुआ एक लेवल तक दिखता ही नहीं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो एक बड़ा बीमारी बन करके निकलता है। और हमारे इंडिया में, हमारे देश में साइकेट्रिक डॉक्टर से या साइकोलॉजिस्ट से मिलना एक गलत मानते हैं कि हमें ऐसे डॉक्टरों से नहीं मिलना, हम पागल थोड़ी हैं। बेसिकली पागल का इलाज साइकेट्री वाले एक अलग ही डिपार्टमेंट में करते हैं, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल आदमी है, तो आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बेहतर जरूरत है, ज्यादा जरूरत है। आप अगर अपने आप को अगर आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है बहुत कम हो जाएगी। आपकी काउंसलिंग के बाद आपको जो स्ट्रेस लेवल आती है वो बहुत जल्दी चली जाएगी, तो इससे आपका काम करने का तरीका बेहतर हो जाएगा। आपका जो आपके फ्रेंड सर्कल में आपका जो पकड़ है, जो आपकी इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप क्या बोल जाते हैं 10 लोगों के बीच में ये आपको नहीं पता, लेकिन उन 9 लोगों को पता है कि ये फिर से आएगा और फिर से दिमाग खराब करेगा, है ना। तो लोग आपसे कन्नी काटते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं। कायदे से आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास में जाकर के ये बात करना चाहिए कि भाई मेरी बिहेवियर में जो चेंजेस हैं इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर दूं और सोसाइटी के लायक बना दूं। मतलब है हम 25 लोग के बीच में बैठे हैं, तो उसमें से 25 में 25 ये बोले कि इसकी बातें हमें सुननी चाहिए, ये ना बोले कि यार ये खड़ा होगा तो मैं तो चला जाऊंगा,
इसका मतलब है कि आपका जो बोलने का तरीका है, जो आप बोल रहे हो, वो बाकी लोगों को हजम नहीं हो रही है किसी कारण से, या फिर हो सकता है कि बाकी 25 लोग अलग ढंग से सोच रहे हैं और आप किसी की बात सुन नहीं पा रहे। आपकी जो आप जब सुनते हैं किसी की बात को, ऐसा लगता है ना कि तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। बाकी 25 लोग फैमिली वाले हैं, वो फैमिली की बात करेंगे, लेकिन आप फैमिली की बात सुन करके भड़क जाते हैं, क्योंकि आपको सुनने की आदत नहीं है। आपकी या शायद जो फैमिली है वो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी की जो बातें हैं वो आपको बहुत अच्छी नहीं लगती। तो आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, ताकि आप उनके बीच में ही रहना है, उनके बीच में ही ऊपर जाना है। तो आप उनसे जब तक नहीं बनाकर रखेंगे तो 4 बंदे आएंगे कैसे आपके पास? फिर तो म्युनिसिपालिटी वाला, आजकल तो म्युनिसिपालिटी वाले भी नहीं आते लेने के लिए किसी को। आपके घर वाले फोन कर करके थक जाएंगे, वो आएगा नहीं लेने के लिए, क्योंकि खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। ड्राइवर बीमार है, जो स्ट्रेचर उठाता है वो बीमार है, वो कहीं पर दारू पी करके टून पड़ा हुआ है, तो फिर ये भी बड़ा मुश्किल है। तो आपको अगर सोसाइटी में रहनी है तो बिहेव लाइक ए सोसाइटी मैन, या उस तरह से आपकी सोसाइटी में होनी चाहिए कि कोई आपसे कन्नी ना काटे। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और फिजियोथेरेपिस्ट भी साइकोलॉजी, अच्छे साइकोलॉजी एंड साइकेट्री हम दोनों पढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि पेशेंट क्या सोच रहा है, इस समय में क्या सोच रहा है, ठीक होते हुए क्या सोच रहा है, तो हम बेहतर ढंग से उसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और जब साइकोलॉजिकली देखो बोलते हैं ना कि यार ट्रीटमेंट इतनी अच्छी होती है, हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट से आते हैं जो हमें ना तीसरे दिन ही बोलते हैं कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। तो फिर उसकी जो साइकोलॉजी है ना, मेंटल जो फिनोमेनन बोलते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है? मेंटल फिनोमेना है। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, वो उसके फेवर में चली आई तो वो अच्छा फील करता है, तो उसकी बीमारियां भी जल्दी जाती है, वो कोशिश भी अच्छा करता है, ठीक है ना। तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल लेवल पर भी समझाने की जरूरत है कि स्पेशली फिजियोथेरेपी के बारे में, क्योंकि ये बहुत अपकमिंग ब्रांच है और ये फिजियोथेरेपिस्ट की ड्यूटी है कि वो अपने प्रोफेशन को आगे रख करके लोगों को बताए कि हाँ जी ये प्रोफेशन क्या है, आपको कैसे हेल्प कर सकता है ना। क्योंकि हम सारे डिपार्टमेंट में हेल्प कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक से लेकर साइकोलॉजी से लेकर साइकेट्री से लेकर सर्जरी, मेडिसिन, ईएनटी, क्योंकि हमारी स्टडी सारे फील्ड में होती है, सर्जरी से कॉस्मेटिक से सारी चीजें, है ना। तो हमें किसी से किसी को हेल्प करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले पूछ लूंगा, नॉलेज ले लूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। नहीं, जो बाकी पैरामेडिक्स के साथ में दिखते हैं हमारे साथ में वो दिखते नहीं है, क्योंकि हम वो सारे के सारे बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, सालों साल तक स्टडी करते हैं उन सारी चीजों को, तो हमें पूरे अच्छे ढंग से आता है। तो आप पेशेंट को समझाएं। सर एक और क्वेश्चन है, जो लाइक ऐसा तो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट ना प्रॉमिस कर देते हैं पेशेंट को, प्रॉमिस इन द सेंस गारंटी दे देते हैं कि हाँ हम तुम्हें 100% और फिर उस लेवल तक रिकवरी अगर नहीं हो पाती तो फिर पेशेंट के दिमाग में ना एक मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है फिजियोथेरेपी के बारे में कि हमें तो इतना बोला था और वैसे करके हमें तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, या लाइक वो एक मेंटली बन जाता है। हाँ, मेंटल बनता है, तो वो एक हमने डेडलाइन दे दिया ना पेशेंट को। हमने, मैं बता रहा था ना कि पेशेंट ने अपने आप को खराब किया है 10 साल में। अब किसी को सर्वाइकल तो ओवरनाइट में नहीं होती, अगर किसी को सर्वाइकल ओवरनाइट में हुई है इसका मतलब है वो ट्रॉमेटिक है, मतलब है चोट लगने के कारण से हुई है, हड्डियां टूट गई हैं तो सर्वाइकल डेवलप हो गया है। ऐसे बहुत ही रेयर होते हैं, उसमें भी टाइम लगता है कि जब तक आपकी हड्डियां जुड़ेगी नहीं, और हड्डियां जुड़ती हैं 4 महीने में, तो 4 महीने तो लगेंगे आपको ठीक होने में। लेकिन हम उस बात पर आ जाते हैं कि जब कोई फिजियोथेरेपिस्ट ही ये प्रॉमिस कर देता है कि मैं आपको 10 दिन में बिल्कुल ठीक कर दूंगा, ये प्रॉमिस पेशेंट करे तो बेहतर है कि मैं अपने आप को 10 दिन में ठीक कर लूंगा, ये कर लूंगी। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, एक ऐसा फील्ड है अपना जो पेशेंट और बीमारी के बीच में जाकर के फिक्स हो जाता है। आपकी एक बीमारी है और आपका एक शरीर है, हम इस बीच में जाकर के फिक्स हो जाते हैं एज ए को फैक्टर, और हम उस बीमारी को आपके शरीर से हटाना चाहते हैं। और उस हटाने के तरीके को आप कितने बेहतर ढंग से करेंगे, इसमें छुपा हुआ है आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, या फिर वो बीमारी कैसी है, नेचर ऑफ डिजीज कैसी है, और आप जिसमें वो बीमारी है
वो शरीर कैसा है। अब वो शरीर बिल्कुल खोखला है, सपोज शरीर 80 साल पुराना है, 90 साल पुराना है, इसका मतलब है कि उसमें वो सिर्फ चिपका हुआ नहीं है, पुराने दीवारों की तरह ना उसके अंदर में भी घुस गया है। या फिर बीमारी ऐसी है जिसका बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मतलब है उस बीमारी के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। उसमें से मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि डायबिटीज, थायराइड, या फिर कुछ जेनेटिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज जिसमें इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जाता है। ऐसी बीमारियां आपके शरीर में इस तरह से घुस जाती है कि आपके हर ऑर्गन को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो आपको इस तरह की बीमारियों को ध्यान में रख करके पेशेंट को प्रोमिस करना है। अब किसी को ऐसी बीमारी है जो उसके शरीर का इंटीग्रल पार्ट हो गया है, तो ये प्राइमरली तो मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम है कि वो बताए कि हाँ भाई ये बीमारी क्या है और इस बीमारी को हम आपको आपके शरीर से कैसे हटा सकते हैं। आप उनके मोड को देखें, फिर प्रोमिस करें कि हाँ जी ये बीमारी जो है आपकी। अब अर्थराइटिस दो तरह के होते हैं, एक ओए है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक है आरए। अब आरए की केस में क्या प्रोमिस करेंगे आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस केस में कि ये हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब जो आरए है ना, ये इट्स ए ऑटोइम्यून डिजीज, उसके शरीर के ही सेल्स को, उसके शरीर ही उसका दुश्मन है। तो इसमें क्या डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें डॉक्टर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग स्टार्ट करते हैं जिसको डीमार्ड ड्रग बोलते हैं, नाम सुना है, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग बोलते हैं, जो 100% स्टेरॉइड होते हैं, ताकि वो सेल्स की जो एक्टिविटी है ना उसको कम कर दिया जाए, मतलब वो ज्यादा एक्टिव ना रहे, कम ग्रोथ रहे उसकी। तो अगर ऐसे डिजीज को भी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप गलत चले जाएंगे, आप पर ना जिम्मेवारी बढ़ जाती है। फिर आपको पेशेंट बोलता है कि जी आपने तो 10 दिन बोला था, हमने तो आपसे 10 महीने करवा लिए। तो ये पेशेंट को समझाने की जरूरत है कि ये आपकी इस तरह की बीमारी है, अगर डॉक्टर ने नहीं बताया है तो मैं बता देता हूं या मैं बता देती हूं कि ये इस तरह की बीमारी है जो आपके बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है और आपके साथ में रहेगा, और इसको आप कैसे मैनेज करेंगे। अब जैसे बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि जब हम बोलते हैं ना कि इसको हम ठीक नहीं कर सकते, तो पेशेंट बोलता है फिर आपके पास में आने का फायदा क्या होगा जब आप ठीक ही नहीं कर सकते। तो अब यहां पर बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई। बात तो सही है, अगर आप ठीक ही नहीं कर सकते तो फिर हम आपके पास में क्यों आएंगे, पैसे क्यों खर्च करेंगे। दो तरह से समझाने की जरूरत है उनको, ये बीमारी का प्रोग्रेस समझाने के लिए, पैथोजेनेसिस जिसको बोलते हैं कि बीमारी आपके शरीर में आई और कैसे आपको अफेक्ट कर रही है, और आपका जो लास्ट उम्र है वो आपके पास में कितना डेंजरस होने वाला है। ये अगर आपने समझाने में समझा दिया उसे, तो फिर आपसे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बीमारियां जो है यहां नहीं रुकेगी, आपके उस उम्र को भी अफेक्ट करेगी जब आपके शरीर में ताकत जीरो हो जाएगा। जैसे आज आपका उम्र 50 साल है, कल आपका उम्र 70 साल है, तो 70 साल में आप खुद लैट्रिन बाथरूम भी जाने लायक नहीं रहोगे। इसके लिए आपको फिजिकल थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपकी हड्डियों में, आपके मांसपेशियों में, मसल्स में, आपके दिमाग में, आपके स्पाइन में पावर हम डाल पाए, और वो पावर का यूज आप अपने लाइफ में जब तक जिंदा हो कर पाओ। अगर ये हमने समझा दिया तो पेशेंट रेडी हो जाएगा। इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन बोलते हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं। क्यूरेटिव मेडिसिन तो है ही, लेकिन इसको प्रिवेंट करने का भी तरीका है कि कोई भी बीमारी को हम कैसे रोक दें। अगर इसको हम ठीक नहीं कर सकते तो उसको रोक दें या फिर उसको डिले कर दें। तो यहां पर पेशेंट को अगर हम एक बार में नहीं समझ पाया, 2 दिन में समझ जाएगा, 3 दिन में समझ जाएगा, 1 महीने में समझ जाए, 1 साल में भी समझ जाए, तो मैं तो बोलता हूं कि हम सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि एक एवरेज एक आदमी की लाइफ कितनी होती है, 70 साल से 100 साल के, मैं तो 100 साल ही मानता हूं। क्योंकि कुछ जिस शहरों में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, तो वहां पर की लाइफ जो है ना वो अभी 90 प्लस में है, 80 प्लस में है। जितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है उतना ही आप मरोगे नहीं। अगर मर भी गए तो मशीनें लगा करके जिंदा रहोगे।
मशीनों पर जिंदा रहते हैं लोग, 2-2 साल 3-3 साल तक मशीनें लगी रहती है, जिसको वेंटिलेटर बोलते हैं। तो आपने उस मशीनों के हिसाब का यूज करके अपने लाइफ को बचा लिया, बढ़ा दिया। मेडिसिन अच्छे आ गए हैं, आपके बाकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हो गई है, तो उससे भी लाइफ बढ़ रही है। ऑन एन एवरेज देश का अगर, इंडिया का अगर हम पूछें कि भाई एवरेज लाइफ कितनी है, तो वो 75 के आसपास में है ना, 75 के आसपास में, जो समय के साथ में प्लस माइनस होता रहता है। लेकिन ये भी स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है, शहर बाय शहर, टाउन बाय टाउन वेरी करता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे फिजियोथेरेपी फील्ड में क्या है? प्रॉमिस करने वाली बात। वही वो बहुत ज्यादा। हाँ, हम प्रॉमिस आप क्यों करते हैं? प्रॉमिस आप प्रॉमिस करवाओ पेशेंट से कि तुम बताओ बीमारी तुम्हारे शरीर में है, मेरे शरीर में नहीं है। इसमें हम लोग मतलब हाँ, अब तुम बताओ कि तुम्हें कैसे ठीक होना है और कितने दिन में ठीक होना है। तो पेशेंट बोलेगा कि भाई आप डॉक्टर हो, आप बताओ कि कितने दिन में ठीक होगा। अब आपकी बारी है कि आप उनको समझाएं कि ये कितने दिन में ठीक होगा। अब जो आप बोलोगे ना, वो पेशेंट मान भी लेगा। आप बोलोगे ना कि 3 महीने लगेगा, तो पेशेंट मान लेगा, क्योंकि पेशेंट को रियलाइजेशन हो जाती है कि मैंने इसको कितने समय में खराब किया है। इससे पहले कि उसको समझ में ना आया कि मैंने इसको खराब किया ही नहीं, वो तो बोलता ही नहीं कि मैंने खराब किया है, और हम खामखा उसको बोलते हैं कि हम ठीक कर देंगे। आपको तो 20% पेशेंट ऐसे मिलते हैं ना, जिसको ये पता नहीं होता कि मेरी बीमारी भी मेरे में है, तो बस छोटी सी दर्द है जी, इसको हमें ठीक करना है। लेकिन उसको नहीं पता कि वो जो दर्द का कारण यह है कि उसके पूरे गुर्दे, उसके कार्टिलेज खराब हो चुके हैं, और आने वाले सिर्फ 6 महीने में अगर वो ऊपर और नीचे के बोन अगर इकट्ठे हो गए, तो पेन जरूर से ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए अपने कार्टिलेज को बचाएं। आप उस तरह के सप्लीमेंट, फिजियोथेरेपी, खुद से जो कोशिश है, एक्सरसाइजेज है, वो करें। ठीक है ना। और कोशिश तो जरूर करें कि पेशेंट को उसी के लैंग्वेज में समझाएं और उसी के तरीके को अपनाने की कोशिश करें फिजिकल थेरेपी में। तो बिल्कुल इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कि हम पेशेंट को इस तरह से बताएंगे तो पेशेंट क्या सोचेगा? बिल्कुल सही सोचेगा, क्योंकि जो आप बता रहे हैं ना, उसके पीछे में साइंस है, और वो साइंस उसको समझानी है। आपको आइस जो है, बर्फ का साइंस समझाना है क्या होता है, आपको हीट का साइंस समझाना है कि क्या होता है, आपको सपोर्ट का साइंस समझाना है क्या होता है। जैसे नी कैप दे तो देते हैं, लेकिन हम पेशेंट को बता नहीं पाते कि इसका साइंस क्या है। आप लंबर कोर्सेट बेल्ट दे तो देते हैं, लेकिन आप समझा नहीं पाते उसका साइंस क्या है। उसको बोलें जो हाइड्रोनिमोटिक प्रेशर है ना, कोई भी सपोर्ट देने से हाइड्रोनिमोटिक प्रेशर बढ़ जाती है। अभी हाइड्रोनिमोटिक प्रेशर अगर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से 2 मिनट में, वो समझ जाएगा कि ये हम गोड्डे जब लगाते हैं या नी कैप लगाते हैं तो क्यों काम करता है, और कमर की बेल्ट लगाते हैं तो क्यों काम करता है। इसके पीछे का सपोर्ट है नहीं कि ये लगा लिया, तो लगाने का जो साइंस है, फिजिक्स है, वो कैसे काम करता है, और उससे पेशेंट का ट्रस्ट भी बढ़ जाता है, और उससे पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ जाता है। प्लस वो जो सामान्य जो परचेज भी करेगा ना, वो 3rd ग्रेड नहीं करेगा। क्योंकि अगर साइंस का यूज करना है, तो आपको सही इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, सही मटेरियल का यूज करना है, तब वहां पर साइंस अप्लाई होगा। नहीं तो वो आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। अगर आपने किसी को ओवर प्रेशर वाली या ज्यादा प्रेशर वाली नी कैप दे दिया या स्टॉकिंग दे दी, तो मालूम चला कि उसकी सूजन और बढ़ जाती है। देखा होगा आपने, कुछ जो मोटे लोग होते हैं बोलते हैं ना कि हम नी कैप पहनते हैं तो मेरी सूजन पैरों की बढ़ जाती है, तो क्योंकि उसका बैक फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि वो टाइटनेस बहुत ज्यादा है। तो उस टाइटनेस को चेक करवाएं पेशेंट से। कि इस टाइटनेस को कैसे चेक करते हैं? 1 फिंगर, 2 फिंगर और 3 फिंगर टेस्ट करते हैं कि 1 फिंगर इजिली जा रहा है कि नहीं, या दूसरा 2nd फिंगर जा रहा है कि नहीं, 3rd चला गया, इसका मतलब है हो सकता है लूज भी है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों की इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है कि उनके मसल्स या उनके जो स्किन है काफी लूज होते हैं, काफी फ्लफी होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ध्यान से उनके बॉडी के हिसाब से आप चीजों को दें, है ना, मॉडिफाई कर दें उससे। और अल्टीमेटली मैं बोलूंगा बहुत ही अपकमिंग और अच्छा ब्रांच है, और प्रोफेशन को आगे रखनी चाहिए। जैसे आज MBBS वाले जो डॉक्टर्स हैं,
वो आपने देखा किसी भी डॉक्टर्स को कोई काम मांगने के लिए रोड पर है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट काम मांगने के लिए रोड पर है और डॉक्टरों के पास में जा रहा है और हॉस्पिटल में जा रहा है। कायदे से होना तो ये चाहिए कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स ऑफर करें कि ये काम है, इसको आप करें, क्योंकि प्रोफेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ, इसको हमने ग्रो नहीं किया, हमारे सीनियर्स ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रोफेशन को उन्होंने गलत रास्ते पर लेके चले गए। जैसे आज के समय में भी बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो है तो फिजियोथेरेपिस्ट लेकिन फेमस है कैरोप्रैक्टर के नाम से, फेमस है ड्राइलिंग के नाम से, जो गलत है। आने वाले 10 साल में जब ये फिजियोथेरेपी का जो ब्रांच मेडिकल स्ट्रीम में आ जाएगा, मेन ब्रांच में आ जाएगा, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको कोई फिजियोथेरेपिस्ट के नाम से जानता नहीं है तो उनको कॉल नहीं जाएगी। वो तो सब हर कोई जानता है कि ये कैरोप्रैक्टर है, और हमारे देश में कैरोप्रैक्टर की कोई स्टडी नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, नहीं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो डिग्री देता हो। कोई है इंस्टीट्यूट ऐसा जो कोई डिग्री जैसा कुछ है? नहीं है। तो जो आपके पास में डिग्री ही नहीं है, आपके पास में कोई गवर्नमेंट से कोई मान्यता नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आप इलीगल काम कर रहे हैं एक तरह से। क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि मैं तो बोलता हूं कि कोई अगर जीरो पढ़ाई किया हुआ, मतलब अनपढ़ आदमी भी सीख ले और वो सोसाइटी में किसी को जाकर हेल्प करे, तो उसको थैंक्स ही बोलो आप, उसको बिल्कुल ना बोलो कि तुम ना करो। गवर्नमेंट भी इसमें फेल है। हमारे आसपास में इतने सारे कोअक हैं जिनके पास में रोज के 200-300 पेशेंट जाते हैं, गवर्नमेंट क्यों उसको बंद करवाती? वो 300 पेशेंट गवर्नमेंट देख ही नहीं सकती, गवर्नमेंट के पास में फैसिलिटी ही नहीं है। तो गवर्नमेंट एक लेवल पर चेक करती है भाई कि यहां पर कितने लोग आते हैं, कितने लोग ठीक होकर जाते हैं, तो मालूम चला कि लगभग 80% लोग तो ठीक होकर चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भाई आप कायदे से काम करो, हम सर्टिफिकेट नहीं देते आपको कि आप इसी काम के माहिर हो, लेकिन आप एक काम करें। और बात तो सही है, फिर बात कर वही आती है, लौट करके मैं उसी जगह पर आता हूं कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हमारे देश की कि उसके हिसाब से फिजियोथेरेपिस्ट जीरो हैं। जब डॉक्टर्स जीरो हैं, जब हम बोलते हैं डिबेट में, चैनल पर लोग बोलते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स कि भाई एवरेज एक डॉक्टर के बीच में कितने पेशेंट हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो आप एक कैलकुलेट करो ना कि एवरेज पेशेंट के बीच में कितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो तो और कम है, वो तो और कम है। और हमारी पॉपुलेशन उनसे कम से कम 5 गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर डॉक्टर्स 10 लाख हैं तो हम 50 लाख हो, अगर वो 50 लाख हैं तो हम 2.5 करोड़ हो, क्योंकि हम उस लेवल तक जाकर काम कर सकते हैं जहां पर डॉक्टर्स, मेन मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं जा पाएंगे, हम वहां तक चले जाएंगे। डॉक्टर्स होम विजिट नहीं देते, बहुत कम देते हैं, हम तो होम विजिट के एक्सपर्ट हो हैं। कोई कॉल करे फिजियोथेरेपी चला जाता है घर पर, तो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है फिजियोथेरेपिस्ट की। और फिजियोथेरेपी ब्रांच को अगर हमने ग्रो कर दिया, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी अच्छी कोशिश कर रही है, बहुत सारे स्टेट ने काउंसिल बना करके बहुत अच्छा कोशिश किया है ना। कुछ अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनको आप जरूर हेल्प करें, है ना। और जब भी वो अपने प्रोफेशन को आगे ले जाते हैं तो उनको अबोर्ड करें, उनके बारे में जानें कि कौन कौन ऐसा आदमी है जो हमारे प्रोफेशन के लिए काम करता है या काम कर रहा है, ठीक है ना। उसमें से एक पीजीआई के फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो आईओपी को इस एरिया में हेड करते हैं, मेरे टीचर भी हैं उपेंद्र गोस्वामी। फ्यूचर में अगर कभी भी वो आईओपी के लिए कोई अच्छे पोस्ट के लिए आते हैं तो आपको खुद भी वोट करनी चाहिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी सबको बोलना चाहिए कि जो प्रोफेशन, क्योंकि उसी आदमी ने अभी से 6-7 साल पहले, 10 साल पहले इस एरिया में ब्रांच स्टार्ट करवाया और वो काफी ग्रो हो चुका है। जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट अपना डिग्री कंप्लीट करोगे या 3rd ईयर 4th ईयर में आओगे तो उस ग्रुप में जुड़ोगे, आईएपी में जुड़ोगे आप, तो आप देखोगे कि हमारे प्रोफेशन के लिए कौन कौन लोग हैं जो हमारे प्रोफेशन को आगे लेकर जा रहे हैं। आप उनको जरूर वोट करें। उसमें से मैंने एक नाम बताया, आपके पास में 10 नाम आ सकते हैं, 20 नाम हो सकता है, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन उस चॉइस में देखें कि ये खुद अच्छा सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर ये फिजियोथेरेपी स्ट्रीम के लिए कुछ करता भी है। आप उसको बिल्कुल वोट ना करें जो सिर्फ एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है लेकिन आपके स्ट्रीम के लिए कुछ नहीं करता। अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है तो पेशेंट उसको वोट दे दे, वो ठीक है, लेकिन एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है और वो अपने प्रोफेशन के लिए कुछ नहीं करता तो एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको वोट ना दे।
क्योंकि दोनों में फर्क है। कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है तो पेशेंट के लिए बेनिफिट है, वो फिजियोथेरेपी स्ट्रीम के लिए बेनिफिट नहीं है डायरेक्टली। क्योंकि आपको अगर अपने स्ट्रीम को आगे ले जाना है ना, तो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए जो फिजियोथेरेपिस्ट सोसाइटी के लिए एज ए होल काम कर रहा हो, आपके एरिया के लिए काम कर रहा हो, आपको डिग्री के बाद करने के बाद आपको 2000-4000 की नौकरी करने के लिए ढूंढना ना पड़े। आप जैसे अपना डिग्री कंप्लीट करें, आपको फटाक से आपको जॉब मिल जाए, या फिर आपको एडवांस में जॉब ऑफर हो जाए। इस सेक्टर में एंटरप्रेन्योर की बहुत कमी है। मतलब है, नए सिस्टम को बनाने का जो तरीका है ना, वो बहुत कम है। लोग सेंटर खोलते हैं, बंद हो जाता है और दोबारा से नहीं खोलते। जैसे हमने हिमवेदा फिजियोथेरेपी बनाया, हमने इसको धीरे धीरे ग्रो किया, है ना। डॉक्टर सालनी ने देखा हुआ है कि हमने इसको ग्रो करते करते, इसके रहते हुए हमने सेंटर को कितना आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर सेंटर को हम आगे बढ़ाते हुए कभी कभार फेलियर होती है, तो उसमें क्या है ना कि शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना, वो तुम नहीं कर सकते। पूरे वेस्टर्न कंट्री में एंटरप्रेन्योर को ना शाबाशी दी जाती है फेल होने के बाद, और वो अपने आप को ना बड़ा ही अच्छा फील करता है, क्योंकि वो सामने वाले को बोलता है कि तुम्हें तो गट्स है नहीं, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, मैंने तो कुछ किया ना। तो उसकी लेवल बढ़ जाती है। लेकिन हमारे देश में लेवल खराब हो जाती है कि तुमने अपना समय खराब कर दिया, पैसा खराब कर दिया। लेकिन ये नहीं पता कि उसने जो किया है वो एक अलग ही तरीका है। वो पैसे से और अपने बाकी चीजों से उसको आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में कोई काम स्टार्ट करना ही